गौरी का सिर्फ नाम ही गौरी था, पर गौरी खुद बहुत काली थी और यही वजह थी कि गौरी का पति विनोद उसे जरा भी पसंद नहीं किया करता था। विनोद जी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। एक बार आप खीर खाकर बताइए ना कैसी बनी है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने मत आया करो। मैं जानती हूँ, पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा हक है। हक? कैसा हक? जब मैंने तुम्हें कोई हक ही नहीं दिया तो तुम किस हक की बात कर रही हो? भूल गई क्या तुम कि मैंने ये शादी माँ की जिद में आकर करी थी, क्योंकि माँ ने मुझे अपनी कसम दी थी। मजबूरन हम दोनों की शादी हुई है। मुझे सब याद है और मैं सब जानती हूँ, पर आप हमारी शादी को एक मौका देकर तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ना तो तुम्हें कोई मौका देने वाला हूँ और ना ही हमारी इस शादी को, समझी तुम? इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से जाने लगता है। तभी विनोद की माँ रूपा उसे रोकती हुई उससे कहती है, अरे विनोद बेटा, तू गुस्से में कहाँ जा रहा है? भूल गया क्या कि आज बहू का जन्मदिन है? शाम को आते लिए कुछ अच्छा सा तोहफा ले लेना उसके लिए। बस करो माँ, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं उस काली कलूटी को अपनी बीवी नहीं मानता। अब तेरे मानने ना मानने से क्या होता है, वो तेरी ही बीवी है, समझा ना? वो मेरी बीवी नहीं है। इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से चला जाता है। विनोद का गुस्सा देखकर बेचारी गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब गौरी बार बार विनोद को फोन करती है, पर विनोद उसके किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गौरी को विनोद की फिक्र होने लगती है। माँ जी, विनोद जी आज गुस्से से घर गए, सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे बहू, तू बेकार की टेंशन लेती है, कुछ भी गलत नहीं होगा तेरे साथ, और मैं हूँ ना तेरे साथ। विनोद को अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से डरता है वो मुझसे, और मैंने कहा था उससे कि आज तेरा जन्मदिन है और तेरे लिए वो तोहफा लेके आएगा, और शाम को वो तेरे लिए बहुत ही अच्छा तोहफा लेके आएगा। भगवान करे सब ठीक हो माँ जी, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब गौरी अपनी सास से बात करके अपने कमरे में चली जाती है और विनोद के घर आने का इंतजार करने लगती है। इसी बीच कब गौरी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं और घर की डोरबेल बजती है। लगता है विनोद जी आ गए। अब गौरी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही गौरी देखती है कि विनोद 2 लड़कियों के साथ खड़ा है और वो दोनों ही लड़की दुल्हन के जोड़े में है। ये देखकर गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। विनोद जी, ये लड़कियां कौन है? आप किसे अपने साथ लेकर आए हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये दोनों लड़कियां शादी के जोड़े में हैं। अब ये इस जोड़े में मेरे साथ है तो जाहिर सी बात है ना कि ये दोनों मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन। चलो जल्दी से आकर अपनी सौतनों को गृह प्रवेश करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, समझी? अपने सपनों को दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में देखकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। गौरी के रोने की आवाज सुनकर रूपा बाहर आती है और ये सब देखकर अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है विनोद? ये दोनों लड़कियां कौन हैं? माँ, आप भी गौरी की तरह सेम सवाल कर रही हो, एकदम बकवास। खैर, आपने कहा था ना कि मैं अपनी काली कलूटी बहू के लिए तोहफा लेकर आऊं, तो लो ले आया मैं आपकी बहू के लिए तोहफा। ये है आपकी बहू का तोहफा, उसकी 2 सौतन। ये सुनते ही रूपा को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को एक तमाचा मारती है। कल मुँह है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तू पहले से शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद भी तूने 2 और शादी कर ली, और किससे पूछ के क्या ये सब? माँ, बस बहुत हो गया आपका। हमेशा आपकी ही नहीं चलती रहेगी। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा, किसी के इशारे पर नाच कर नहीं। जब मेरे इन दोनों बीवियों को ऐतराज नहीं है तो आपको क्या ऐतराज है? मुझे ऐतराज है, और नालायक, इस घर में मेरी एक ही बहू है और वो है गौरी। और गौरी भले ही काली दिखाई देती हो, लेकिन मुझे ना किसी भी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है, समझा तू? आप दोनों अपनी बकवास बंद करो और गौरी, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अपनी सौतनों का गृह प्रवेश करवाओ। अगर तुमने अपनी सौतनों का गृह प्रवेश नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। विनोद की ये बातें सुनकर गौरी पूरी तरह से टूट जाती है, पर गौरी विनोद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथों से अपनी सौतनों का गृह प्रवेश करवाती है। विनोद, तुम्हारे घर वाले कितना ड्रामा करते हैं। हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए। घर में हम दोनों के लिए कोई कमरा खाली है? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? अब से मेरा कमरा ही तुम्हारा है।
गौरी अपना सामान लेकर मेरे कमरे से निकलो और अपनी सौतनों का सामान लेकर मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। अब जैसा जैसा विनोद कहता है गौरी बिल्कुल वैसा ही करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और विनोद गौरी पर अत्याचार करने लगता है। ऐसे ही एक दिन विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद विनोद की दोनों सुंदर बीवियां उसकी सेवा नहीं करती और उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। विनोद, तुम्हें भेजा था ना हमने कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट पर शादियां की थी ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हें खुद ब खुद छोड़ कर चली जाए, पर तुम्हारी बीवी जॉब की तरह तुमसे चिपकी हुई है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। अब तो तुम लंगड़े हो चुके हो और ना ही कोई काम कर सकते हो, भला हमें पैसा कैसे दोगे? हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपने घर वापस चले जाएं। अब हम तुम्हारे इस घर के ड्रामे और नहीं झेल सकते, सो बाय बाय। ऐसा मत करो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। विनोद अपनी दोनों बीवियों को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उसकी दोनों सुंदर बीवियां उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद गौरी ही विनोद का ख्याल रखती है। अपनी इतनी सेवा करता देख विनोद को खुद पर नफरत होने लगती है और एक दिन वो गौरी से कहता है, गौरी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे हाथों से तुम्हारी सौतन का गृह प्रवेश करवाया, तुम्हारे दिल पर क्या बीती होगी। पुरानी बातों को भूल जाइए, जो होना था सो हो गया। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कितना गंदा तोहफा दिया, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी सौतन का गृह प्रवेश करवाया और न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। फिर भी तुम मेरी आज सेवा कर रही हो और मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली दोनों बीवियां आधे रास्ते में मेरा साथ छोड़कर चली गईं, बिना मेरे काम पूरा हुए। पर मुझे खुशी है इस बात की कि अगर वो दोनों अपना असली रूप नहीं दिखाती तो मैं कभी तुम्हें नहीं समझ पाता। इस तरह से विनोद अपनी दोनों बीवियों के बारे में गौरी को पूरी बात बताता है और उससे अपनी गलतियों की भी माफी मांगता है। गौरी विनोद को माफ कर देती है, जिसके बाद विनोद भी गौरी को अपना लेता है और वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। सपना एक बहुत तेज लड़की थी जो अमीर घरों में लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया करती थी। जितनी तेज सपना थी उतनी ही तेज उसकी माँ रूपा भी थी। ऐसे ही एक दिन, माँ कहाँ रह गई? जल्दी बाहर आओ, आज आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ। क्या? बाहर का खाना? अच्छा ये बता कि इस बार कौन सा अमीर लड़का पटाया है तूने? क्या माँ, क्या करोगी जानकर? आम खाने से मतलब रखो, ना कि गुठलियाँ गिनने से। इस तरह से रूपा और सपना खाना खाकर सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना अपने बॉयफ्रेंड नितिन से मिलने कैफे जाती है। आखिर आज तुमसे मिलना हो ही गया। क्या हुआ सपना डार्लिंग? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बात क्या है? नितिन बेबी, मैं तुम्हें और धोखे में नहीं रखना चाहती। तुम तो जानते हो ना मेरी माँ कितनी खड़ूस है। उस दिन उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया, बस उस दिन से उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम्हें पता है आज मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ। सपना डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बहुत गंदी है, इसलिए तो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। एक बार तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या शादी? थोड़ा समय दो नितिन, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती। सपना नितिन को बेवकूफ बना रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके दूसरे बॉयफ्रेंड अजय पर पड़ती है। अजय को देखकर सपना डर जाती है और नितिन से कहती है, नितिन डार्लिंग, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हम कल मिलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बिल दे देना और हो सके तो तुम मुझे कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी तुमसे मिलने आ सकूं। इतना बोलकर सपना वहाँ से भाग जाती है। सपना अजय से छुपने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर विवेक नाम के लड़के से होती है। विवेक शहर का सबसे अमीर लड़का था। विवेक को देखकर सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कितना हैंडसम है। खामखा मैं लल्लू पुंजू को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही हूँ। मुझे तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मुझे तो इसे पति बनाना चाहिए। अगर ये लड़का मेरा पति बन गया तो जिंदगी भर मेरी ऐश होगी। मैडम जरा देखकर चलो और अब रास्ता छोड़ो। इसकी आवाज भी कितनी अच्छी है। कहीं मुझे इससे सच में तो प्यार नहीं हो गया, पर ये तो मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करूं? इतना बोलकर विवेक सपना को हटाकर आगे जाने लगता है, पर सपना जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। अब विवेक सपना को अपने साथ अपने घर ले जाता है।
विवेक का घर देखकर सपना हक्की बक्की रह जाती है। अब तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? तुम अचानक मेरे ऊपर बेहोश कैसे हो गई थी? कुछ नहीं, शायद कमजोरी की वजह से। कमजोरी? पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं। सर, इंसान ऊपर से जितना अच्छा दिखता है वो अंदर से उतना ही टूटा होता है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारी मेरी माँ बीमार रहती है, घर की देखभाल मुझे ही करनी होती है। कल ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था क्योंकि मेरा रिश्ता टूट गया। मैं सुंदर नहीं हूं ना, मेरी माँ को मेरी चिंता है कि आखिर मुझसे कौन शादी करेगा। सपना की बातें सुनकर विवेक उससे इमोशनली अटैच हो जाता है और उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देता है। समय यूं ही बीतता जाता है और सपना सच में विवेक से प्यार करने लगती है। विवेक भी सपना से बहुत प्यार करने लगता है और ऐसे ही एक दिन। सपना, तुम बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विवेक, तुमसे मिलकर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिलेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर मेरी भी एक शर्त है, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें अपने सभी बॉयफ्रेंड को भूलना पड़ेगा। हालांकि विवेक ने सपना से मजाक किया था, पर ये बात बिल्कुल सच थी। सपना विवेक की बातों से परेशान हो जाती है कि कहीं विवेक को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता न चल जाए, इसलिए सपना जल्द से जल्द विवेक से शादी कर लेती है। शादी के बाद एक दिन विवेक का दोस्त अजय सपना से मिलने घर आता है और वो सपना को देख अकेले में कहता है, ओह, तो तुम्हारा अचानक से गायब होने का मतलब ये है तुमने तो मोटी पार्टी पटाई है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पति को बता दूं कि ऑलरेडी तुम्हारे 2 और पति हैं? तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मुझे पहले की तरह डेट करो। हम दोनों एक साथ रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। सपना अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अजय की शर्त मान लेती है। अब सपना अपने पति से छुप छुप कर अजय से मिलने जाया करती और अजय भी उसे ब्लैकमेल किया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना अजय से मिलकर अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात नितिन से होती है। सपना को देखकर नितिन बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। सपना, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया था। आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई? क्या हुआ सपना, क्या सोच रही हो? सच सच बताना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैद कर दिया था ना? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी माँ हम दोनों को अलग कर देगी। वो हमें अलग करे इससे पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी? मैं शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना और शादी भी करना चाहती हो, फिर क्यों नहीं करनी शादी? अगर मैंने इसे सच बताया तो ये भी अजय की तरह मुझे ब्लैकमेल करेगा। अब क्या करूं? सपना, तुम सोच क्या रही हो? मेरे साथ चलो, हम शादी करके एक साथ रहेंगे। इतना बोलकर नितिन सपना का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाने लगता है, पर रास्ते में विवेक सपना और नितिन को एक साथ देख लेते हैं। अपनी बीवी को दूसरे के साथ देखकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है और वह सपना को नितिन से दूर करके बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? सपना, तेरी नहीं मेरी पत्नी है। सपना, बताओ इसे, हम पिछले 5 सालों से एक साथ हैं, जब से तुम्हें तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड अजय ने छोड़ा है। नितिन विवेक को अजय के बारे में बता देता है। अब जैसे ही नितिन को अजय के बारे में पता चलता है, वह अजय को बुलाता है और उससे सारी बातें पूछता है। सच सच बताना अजय, क्या तुम मेरी बीवी को पहले से ही जानते हो? देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं तेरी इस बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मैंने तुझे कभी सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था तेरा घर टूटे। तेरी बीवी के एक पति नहीं बल्कि 3 पति हैं, मैं, नितिन और तुम। सपना, ये अजय क्या कह रहा है? तुमने तो इसे छोड़ दिया था ना, और तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, फिर तुमने इस विवेक से शादी क्यों कर ली? बस करो तुम तीनों। हाँ, मैंने तुम तीनों को धोखा दिया क्योंकि मुझे किसी अमीर लड़के के साथ रहना था। पर विवेक, मैंने सिर्फ तुम्हें अपना पति माना है और तुमसे ही शादी की है। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। प्यार की बात तो तुम मत ही करो सपना, तुमने मेरा दिल ही नहीं विश्वास भी तोड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर मैं सच कह रही हूँ, आप ही मेरे पति हैं। आपसे शादी करने के बाद मैंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बातों पर? नितिन, अजय, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज विवेक को सारा सच बताओ। उसे बताओ कि पिछले 2 साल मैंने तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। और अजय, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कुछ दिनों से। प्लीज मेरा घर मत तोड़ो, मेरे लिए ना सही, अपने दोस्त के लिए ही सही। अब ना चाहते हुए भी अजय विवेक को सारा सच बता देता है। सारा सच सुनने के बाद विवेक को सपना की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उसकी गलतियों को माफ करके उसे एक और मौका देता है, जिसके बाद दोनों फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।
एक आदमी नकाब पहने जंगल में जाता है और छोटी सी पूजा करता है। पूजा करने के बाद वो एक लकड़ी उठाता है और नदी के पास जाता है। नदी के पास जाने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है और एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भूत व्यक्ति से बोलता है, आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे आका, मैं आज से ही आपका काम शुरू कर दूंगा मेरे आका। तो जाओ और जाकर अपने काम पर लग जाओ और गांव के हर एक व्यक्ति के अंदर इतना खौफ डाल देना कि वो सभी जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चले जाएं। याद रखना, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले तुम्हें उसका मुंह नोचना है। कोई भी तुम्हारे हाथों से बचकर ना जा पाए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होना चाहिए और तुम्हारा ही खौफ। जब ये गांव वाले अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से भागने लगेंगे तभी तो मैं इतनी जमीन पर कब्जा कर पाऊंगा। मैं समझ गया मेरे आका। अब आएगा मजा जब इस गांव की सारी जमीन मेरी होगी। फिर मेरी भी अमीरों में गिनती होगी। इतना बोलकर वो भूत गांव के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति अपनी साइकिल से अपने घर जा रहा होता है और तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसे डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। डरावनी आवाज सुनकर वह व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर वहीं रुक जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, आज से पहले तो मैंने कभी भी ऐसी डरावनी आवाज इस रास्ते पर नहीं सुनी। फिर ये यहाँ आज कैसी डरावनी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कहीं यहाँ कोई है तो नहीं। इतना बोलकर वो आदमी अपनी साइकिल लेकर चलने लगता है कि तभी उसके साइकिल के टायर पंक्चर हो जाते हैं और एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना इंसान, यहाँ सच में भूत है और वो भूत कोई और नहीं, मैं हूँ। और मैं यहाँ तेरा मुंह नोचने आया हूँ। मुझे लोगों का मुंह नोचना बहुत पसंद है। जानता है मैं लोगों का मुंह क्यों नोचता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। मेरे मुंह पर बहुत सारी चोट के निशान हैं और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ, एक भी चोट के निशान नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगा। इतना बोलकर वो भूत अपने हाथ के नाखूनों को बड़ा करता है और उस आदमी का मुंह नोच लेता है। जिसके बाद वो व्यक्ति अपने मुंह को पकड़ते हुए गांव में जाता है और अपने घर जाकर अपना मुंह छुपाते हुए रोने लगता है। जिसके बाद उसकी बीवी आशा उससे बोलती है, अरे क्या हो गया? काहे अपना मुंह छुपा रहे हो? आखिर कौन सा कुकर्म करके आए हो जो तुमको अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है? रो काहे रहे हो? आशा, मुझे डर लग रहा है। अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया तो कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। अरे हम तुमका छोड़कर अब कभू नहीं जाएंगे। बस अब तुम अपना हमको मुंह दिखाई दो। पहले वादा कर। अरे गॉड प्रॉमिस, अब बताओ क्या हुआ और अपना मुंह दिखाओ। आशा के बार बार बोलने के बाद वो व्यक्ति अपने मुंह से अपना हाथ हटाता है और आशा अपने पति का मुंह देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, ई का होई गवा? आखिर तुम्हारा मुंह कौन नोचा है? हमका बताओ, अभी हम उसका भी मुंह नोच के आवत हैं। मेरा मुंह एक भूत ने नोचा है आशा, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बोलकर अब वह व्यक्ति अपनी बीवी को सारी बात बताता है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही आशा ये बात अपने गांव की कुछ औरतों को बताती है, परंतु वो उसकी बातों को सुनकर उसका मजाक उड़ाती हैं। और ऐसे ही अब वो भूत गांव के अंदर आ जाता है और जब एक मीना नाम की औरत अपने बेटे को चुप कराने के लिए बाहर खिलाने ले जाती है तब वो भूत उसके सामने आ जाता है और मीना उस भूत को देखकर जोर से चिल्लाती है और उससे पहले कोई आता भूत उससे बोलता है, मेरा आज का शिकार तू है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं मुंह नोचने वाला भूत हूँ और आज मैं तेरा मुंह नोच कर ही जाऊंगा। नहीं, मेरा मुंह मत नोचो। अगर तुमने मेरा मुंह नोच लिया तो मेरा बच्चा मुझसे डरने लगेगा, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, तो फिर अब मैं तेरे बच्चे का भी मुंह नोच लेता हूँ। जब उसका मुंह भी तेरी तरह हो जाएगा तब वो तुझसे नहीं डरेगा ना। ना, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अब ऐसा ही होगा।
इतना बोलकर वो भूत उस औरत और उस बच्चे का मुंह नोचकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब उसका पति वहां आता है तो मीना उसे सारी बात बताती है। अब इसी तरह की घटना धीरे धीरे पूरे गांव में बढ़ने लगती है और आए दिन वो भूत कभी गांव में आकर तो कभी गांव के बाहर ही रहकर आने जाने वाले हर व्यक्ति का मुंह नोचता। भूत का खौफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग एक दिन गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात उसे बताते हुए उससे बोलते हैं। मुखिया जी, अब हम और हाथ पर हाथ धरकर ना ही बैठ सकत है, बहुत हो चुका है। अगर अब हमने उस भूत का इलाज ना ही किया तो हम सभी गांव वालन को अपने मुंह का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे वो भूत है और हम भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुखिया जी, हम उस भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकत, परंतु अपने गांव में जो तांत्रिक बाबा हैं वो तो उस भूत को अपने कब्जे में कर सकत है ना। हम गांव वालों ने सोचा है आज रात को जब वो भूत हम में से किसी के घर में आएगा और जब वो मुंह नोचने लगेगा तभी हम बाबा को लेकर वहां आ जाएंगे और बाबा उस भूत को अपने कब्जे में कर लेंगे। अगर तुम सभी गांव वालों ने यहाँ प्लान बना ही लिया है तो मैं तुम सबके साथ हूँ। अब सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं, साथ ही भूत के आने का भी। परंतु इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथों में एक डंडा लिए नदी के पास जाता है और डंडे को घुमाता है और जैसे ही वो डंडे को घुमाता है वो मुंह नोचने वाला भूत वहां प्रकट हो जाता है, जिसके बाद भूत बोलता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने क्यों आज मुझे अपने पास बुलाया? आज तो मैं शिकार पर निकल चुका था। अरे बेवकूफ भूत, अगर आज मैं तुझे नहीं बुलाता और नहीं रोकता तो वो तांत्रिक बाबा तुझे पकड़ लेता। मुखिया भूत से बात कर ही रहा होता है कि तभी कुछ गांव वाले तांत्रिक बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मुखिया से बोलता है। पकड़ तो मैंने तुम्हें अब भी लिया है मुखिया, और इस बार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जब गांव वाले अपनी शिकायत लेकर मेरे पास आए तो मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता किया इस भूत के बारे में। फिर मुझे पता चला ये कोई अतृप्त आत्मा नहीं बल्कि एक बुलाया हुआ भूत है जिसे तूने बुलाया है। परंतु गांव वालों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और बस मैंने गांव वालों से बोला कि वो सब जाकर तुम्हें सारा सच बता दे ताकि तुम रात को अपने भूत को बुलाओ और मैं तुम्हें गांव वालों के साथ रंगे हाथ पकड़ सकूं। अरे जिस मुखिया पर हमने इतना विश्वास किया, इसे हमने गांव का मुखिया बनाया, वही हमें बेघर करने के लिए ऐसी साजिश रच रहा था। ऐसे मुखिया को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम सब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस गांव के मुखिया थे, अब नहीं हो। अब पहले मैं तुम्हारे भूत को उसकी असली जगह पहुंचाऊंगा, उसके बाद तुझे तेरे ससुराल। गांव वालों, पकड़कर बांध दो इस मुखिया को। बाबा सही बोल रहे हैं, चलो गांव वालों इस मुखिया को इसकी औकात दिखाते हैं। अब सभी गांव वाले उस मुखिया को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं, जिसके बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस भूत को उसके जहां पर वापस भेज देता है और सभी गांव वाले मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां मुखिया अपने किए की सजा भुगतता है।